बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पावर एंड पुअर विद राइजुल अफकार अली, पाकिस्तान पब्लिक न्यूज़ से हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। आज हमारे साथ साबिक सूबाई वजीर हमीदा वहीदुद्दीन साहबा हैं और ये 3 दफ़ा MPA रही हैं और इस दफ़ा जो नून लीग की पोजीशन थी और जो उनके खिलाफ सियासत हो रही थी वो सच थी झूठ थी एक तरफ, लेकिन उसके बावजूद इन्होंने 72,000 के लगभग वोट लिए और भारी अक्सरियत से जीती। तो हमीदा साहब हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं कि आपने हमें टाइम दिया है। नहीं, बहुत शुक्रिया जी। मतलब आपकी वसातत से पब्लिक तक अपनी आवाज़ पहुंचाने का हमें मौका मिला है। जी। तो फिर आवाज़ पहुंचाते हैं। सबसे पहले ये बताएं कि मुस्लिम लीग नून की पोजीशन बड़ी कमज़ोर थी मगर आप जीत गई, इसकी क्या वजह थी? क्योंकि PTI की हवा थी, मीडिया पर हर तरफ भी चल रहा था। बिल्कुल। अच्छा, इसके अंदर क्योंकि फैक्टर एक तो ये भी था कि मंडी बहाउद्दीन के लोगों ने बहुत अच्छा साथ दिया और इसके अलावा ये है कि जो 5 साल की मसलसल मेहनत है, जिस तरह बल्दियाती इलेक्शन के दौरान जी मतलब हमारा शहर मंडी बहाउद्दीन 18 साल से पहले 2 हिस्सों में तकसीम हुआ था, लेकिन इस इलेक्शन में आके क्योंकि बल्दियाती इलेक्शन की वजह से मतलब हमें एक प्लेटफॉर्म पे खड़े होने का मौका मिला। शहर मंडी बहाउद्दीन से मैं वाहिद कैंडिडेट थी। इसी तरह जो PTI का कैंडिडेट था उनका अच्छा साथ ये बता दें, अच्छा हुआ आपने बहुत अच्छी बात की कि मंडी बहाउद्दीन जो है 18 साल से 2 हिस्सों में तकसीम था, एक मंडी बहाउद्दीन और एक फैसलाबाद। ये दोनों शहर कहते हैं अंग्रेजों ने नक्शे पर बनाए थे और वहाँ पर भी राना सनौला साहब थे और आबद शेर अली थे और यहाँ पर आप और दीवान मुश्ताक साहब थे। और फिर ये कैसा था कि यहाँ पर पार्टी ने टिकट नहीं दिए थे, बगैर टिकटों के आज़ाद इलेक्शन लड़े गए थे। बिल्कुल ठीक है। तो ये क्या वजह हुई थी? हालांकि जो भी है पार्टी पर इलेक्शन तो पार्टी टिकटों पे लड़ने चाहिए थे। बिल्कुल, लेकिन इसमें ये है कि क्योंकि लास्ट जो बल्दियाती इलेक्शन हुआ था तो उसमें क्योंकि वज़े अक्सरियत थी हमारी, तकरीबन 80% जो है हम लोगों ने वोट लिया। इसी तरह जितने ये क्योंकि वालिद साहब के फौत होने के बाद लगातार जो है क्योंकि दीवान साहब के मुकाबले में इलेक्शन लड़ रही थी और दोनों को मुकाबला चल रहा था और क्योंकि 18 साल से हमारे मंडी बहाउद्दीन की आवाम की ख्वाहिश थी कि शहर एक होना चाहिए, तो इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए मेरा ख्याल है कि 18 साल के बाद मतलब तमाम हालात देखने के बाद दोनों ग्रुप्स ने समझौता किया और समझौता करके फिर एक कैंडिडेट को जो है फिर खड़ा किया। अच्छा, इस समझौते में कुछ अच्छी चीज़ें भी थी। जब 2014 का धरना था जी, दीवान साहब ने भी उससे पहले काफ़ी नून लीग के लिए काम किया और मुश्किल वक्त में खड़े रहे, वो सदर भी रहे। तो फिर वो PTI में चले गए थे, 1-2 साल के बाद फिर वापस आ गए और मेरे ख्याल में उनकी अच्छी बारगेनिंग थी, उनकी बेटी MPA बन गई। सही है। और अब भी MP हैं। तो मंडी बहाउद्दीन में अगर उस तरह देखा जाए तो मेरे ख्याल में इस वक्त 2 MPA जो हैं वो मखसूस नशिस्तों पर हैं। बिल्कुल सही। और आपको एक क्रेडिट जाता है कि आप जनरल इलेक्शन जीत कर आते हैं। जी बिल्कुल। और दूसरा क्योंकि दीवान साहब जो है मेरे वालिद मरहूम मियां वहीदुद्दीन के करीबी साथियों में से थे, तो जिस वक्त बल्दियाती चेयरमैन की सीट वालिद ने छोड़ा था तो मेरे वालिद ने दीवान साहब के सर पर हाथ रखा और उनको म्यूनसिपल कमेटी का चेयरमैन बनवाया। क्योंकि बीच में गैप होने की वजह से अलहदा हो गया, लेकिन मैं समझती हूँ कि ये जो अलायंस हुआ है एक नेचुरल अलायंस है। तो इसके अंदर ये सियासत में नेचुरल अलायंस कौन सा होता है? जो भी किसका उस्ताद होता है शागिर्द होता है, बाद में शागिर्द उसके साथ हाथ करता है, उसका दिल होता है MPA MNA बने। अमूमन तुम्हारी सियासत में हमारे कल्चर में ऐसे ही होता है। तो आइंदा भी जब आप दीवान साहब का भी हाथ पड़ेगा वो चाहेंगे उनके पास कोई अच्छी चीज आए, आप चाहेंगे आपके पास। लेकिन मेरा नहीं ख्याल मतलब इस हद तक जो है नहीं, मैं तो सियासी तौर पे कह रहा हूँ। जी बिल्कुल। नहीं, मौजूदा सिचुएशन में तो चलें दीवान साहब, इस वक्त तो आप अपनी अपनी जगह पर दोनों घर मुतमईन है कि एक MPA की सीट है। नहीं, लेकिन मेरे जहन के मुताबिक देखें क्योंकि मेन तो मकसद है अवाम की खिदमत करना, क्योंकि बहुत पॉलिटिक्स के अंदर मुख्तलिफ कैटेगरीज के लोग होते हैं। कुछ मतलब MP MNA का इलेक्शन इसलिए लड़ते हैं कि अपने खानदान को सहारा देना होता है। इसी तरह कुछ लोग होते हैं जो MP MNA बनने के बाद मतलब उनके अपने कारोबारी मामला भी होते हैं। तो लेकिन प्योरली क्योंकि हम लोग इलेक्शन कर रहे हैं, इलेक्शन लड़ते हैं तो अपने वालिद के मिशन को आगे बढ़ाने के लिए और अवामी खिदमत के लिए हम इलेक्शन लड़ते हैं। तो इसके अंदर इस किस्म का जो है मुफादात नहीं है। मतलब हमारा मतलब समझेंगे हमारे जो मुफादात हैं
عوام کے مفادات ہیں. تو جب تک عوام مطلب ہمیں الیکٹ کرتے رہیں گے ہم ان کی خدمت کرتے رہیں گے. نہیں وہ بات تو آپ کی ٹھیک ہے. اچھا مجھے ایک بات بتائیں, تھوڑا سا سوالوں سے یہاں سے ہٹ جاتے ہیں. آپ نے بہت اچھی بات کی, ہم عوام کے لیے ہوتے ہیں اور ہر سیاستدان ہر جماعت میں یہی کہتا ہے, اس کا پہلا ڈائلاگ یہ ہوتا ہے, اور کچھ لوگ نیچرلی کام بھی کرتے ہیں اور کرنا بھی چاہیے. آپ جیت چکے ہیں, مجھے بڑے بڑے جاگیردار, وڈیرے, سرمایہ دار, سائیں, ملک, خان, ان کو میں چھوڑ دیتا ہوں. آپ خاتون ہیں, پڑھی لکھی ہیں اور جوان, ایک نیا خون, نئی امنگ, اور وہ لوگ تبدیلی چاہتے ہیں. تو پاکستان میں جو کلچر ہے سیاست کا, جو لوگ ووٹ دیتے ہیں وہ فاتحہ پہ دیتے ہیں, شادیوں پہ دیتے ہیں, یا آپ کا تھانے کچہری کا کام کرنا ہے. تو آپ نے اس کو تبدیل کرنے کی کیا کبھی کوشش کی کہ جس کا کام ہو اس کو کسی کی سفارش کی ضرورت نہ ہو یا رشوت کی ضرورت نہ ہو, جس دفتر میں جائے وہ خود ہو, چدراہٹ ختم ہو, ہر آدمی ہر انسان برابر ہے. بالکل صحیح ہے, لیکن اس کے اندر میرا خیال ہے کہ بہت ساری تبدیلیاں آ بھی رہی ہیں. آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ مجھے یاد ہے کہ میرے والد کے دور میں جس طرح ٹیچرز کی سیٹ ہیں یا یہ جو سینئر گریڈز کی سیٹ ہیں وہ بھی کوٹا سسٹم ہوتا تھا, لیکن آج دیکھیں پولیس کانسٹیبل جو ہے میرٹ پہ بھرتی ہوتا ہے. اور اسی طرح جو ہے آپ ایجوکیٹرز میں دیکھتے ہوں گے, مطلب لوگ پھر بھی کوشش کرتے ہیں سفارش کروانے کی, لیکن میرا خیال ہے کہ اب 80% پوسٹ جو ہے سفارش کے اوپر ہوتا ہے. اسی طرح کیونکہ دیکھیں پہلے دور میں میڈیا نہیں تھا, اب میڈیا جو ہے کئی چیزوں کو ہائی لائٹ کرتی ہے. تو میرا خیال ہے کہ گریجولی اگر پولیٹیکل سسٹم چلتا رہا اور جمہوریت آگے بڑھتی رہی تو میرٹ کا سسٹم بھی آئے گا, اور دائرہ کار میں جو ہے جس طرح دوسرے ممالک ترقی یافتہ ممالک میں ہو رہا ہے اس طریقے سے پاکستان جو ہے آگے بڑھے گا. مطلب اس میں اویئرنس کی ضرورت ہے, اور یہ MP MN یا منسٹر ہی زیادہ تر کر سکتے ہیں. عوام کو بھی اویئرنس دے اور خود بھی ایسا کرے, اور ہمارے سرکاری محکمے بھی. اور اسی طرح دیکھیں اس دفعہ جو الیکشن تھا, آپ اس چیز کو دیکھ لیں کہ 5 سال اقتدار میں رہنے کے بعد دوبارہ ووٹ لینا جو ہے, اور پہلے سے ووٹ بڑھنا بہت مشکل ہوتا ہے. اور اس کے باوجود بھی اس دفعہ الیکشن جو ہے میرے ذہن کے مطابق صرف میرا الیکشن نہیں تھا, لیکن لوگوں نے ایک یہ تصور کیا تھا کہ بدماش ورسز شرافت ہے. مطلب لوگوں نے شرافت کو ووٹ دیا ہے. اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ڈسٹرکٹ منڈی بہاؤدین کے عوام کے اندر کتنی میچورٹی ہے. لوگوں نے شرافت کی وجہ سے ووٹ دیا ہے. لیکن دوسری جو مخالف جماعت ہے اس میں بھی نہ جانے کتنے جو ووٹر تھے وہ شریف ہوں گے اور انہوں نے دوسری جماعت کو ووٹ دیا ہوگا. اچھا ٹھیک ہو گیا. آپ یہ بتائیں, آپ نے, چلے میں اس پہ زیادہ بات نہیں کروں گا کیونکہ جھگڑے سے بھی تھوڑا سا بچنا ہے, اچھے الفاظ ہوں. مسلم لیگ نون پنجاب میں حکومت بنا سکتی تھی, بہت کلوز مارجن تھا, لیکن کیا وجہ, ہم نے دیکھا کہ جب الیکشن ہوئے تو اس کے بعد مسلم لیگ نے اتنی زیادہ کوشش نہیں کی ہے. حالانکہ وہ چھانگا مانگا کی سیاست کرتے رہے ہیں لوگوں کی, اور شاید جہانگیر ترین صاحب نے وہ علم وہاں سے وہ جادو کی چھڑی جو ہے وہ حاصل کی ہو, اور وہ جہاز پر اب لوگ اٹھا کر لاتے رہے. تو اس دفعہ آپ والا مطلب نون لیگ والا کام تو انہوں نے کیا, اور آپ کے سامنے وہ حکومت بنا کر چلے گئے. کیونکہ آپ کو زیادہ پتہ ہے, آپ اسمبلی میں ہیں, تو یہ کیا ہوا تھا, اس کے بارے میں اگر تھوڑا بہت ہمیں ناظرین کو بتا دیں. اس کے اندر میرے ذہن کے مطابق کیونکہ انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹس جو ہے ان کا رجحان PTI کی طرف تھا, تو جس کی وجہ سے کیونکہ دیکھیں پاکستان مسلم لیگ نون جو ہے کیونکہ ایک نا تجربہ کار جماعت نہیں ہے, کیونکہ 5 دفعہ اقتدار میں آ چکی ہے. تو اس لیے میرے ذہن کے مطابق میں یہ نہیں کہوں گی کہ انہوں نے کوشش نہیں کی, یقیناً کوشش کی ہوگی اور ابھی بھی کوشش کر رہے ہیں. اور جس کی آپ لوگوں کے سامنے مثال ہے کہ یہ جو سینٹ کا الیکشن تھا, اس میں سینٹ کے کینڈیڈیٹس میں 6 یا 7 ووٹوں کا فرق رہ گیا تھا, اور وہ بھی 3 مہینے کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں. اسی طرح جب ضمنی الیکشن, لیکن اس میں بھی تو وہ جہانگیر ترین صاحب کی سنیں پھر خدمات حاصل کر لے گی تھی. میرے علم میں نہیں ہے, لیکن سینٹ کے الیکشن میں 5 یا 6 ووٹ کا فرق رہ گیا تھا. مطلب پہلے دیکھیں جس وقت وزیر اعلیٰ کا الیکشن ہوا تھا تو 20 کے لگ بھگ ووٹ کا فرق تھا, اور سینٹ کے الیکشن میں 3 مہینے کے اندر جو ہے 5 یا 6 ووٹوں کا فرق رہ گیا تھا. تو اس سے آپ مطلب اندازہ لگا سکتے ہیں کہ پارٹی جو ہے کوشش کر رہی ہے دوبارہ اقتدار میں آنے کے لیے. تو میرے ذہن کے مطابق یہ نہیں سمجھتی کہ انہوں نے کوشش نہیں کی. کوشش کی ہے لیکن اس طرح کوشش نہیں ہو سکی. اچھا, کیا اس کی وجہ یہ تو نہیں تھی کہ مسلم لیگ کی قیادت جو ہے اس کے خلاف کرپشن کے کیسز چل رہے ہیں اور ان پر دباؤ ہے, تو شاید اس وجہ سے بھی وہ بھرپور کوشش نہ کر سکے ہوں کہ ہم پنجاب میں حکومت بنا سکیں؟ نہیں, لیکن میرے ذہن کے مطابق جماعت کے MPAs یا یہ جو جماعت کے لیڈرشپ ہے ان کو تو اتنا فرق نہیں پڑا ہوگا, لیکن ایک کیونکہ دیکھیں پبلک ہے, 70 سال گزرنے کے باوجود
मतलब तमाम पार्टियों ने कोशिश की, लेकिन अभी भी हम बुनियादी ज़रूरियात से महरूम हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। इसलिए मेरा ख्याल है कि मेजॉरिटी वोटर्स भी दी है कि कौन हुकूमत जो है इक़्तिदार में आ रहा है। जी जी जिस तरह 2-3 साल से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को चैलेंजेस का सामना था, जी मतलब जो लोग पाकिस्तान मुस्लिम लीग की खिदमात से वाकिफ़ थे उन्होंने पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून वोट दिया, लेकिन बहुत सारे लोग इस तरह के भी थे जिस तरह वो 2 सालों में सिनेरियो देख रहे थे कि क्या होने वाला है। और कुछ इस तरह भी होता है कि जिस तरह देखें, मतलब जिस तरह हमारे पाकिस्तान जो है दुनिया के 5वें नंबर पे आबादी के लिहाज से बड़ा मुल्क है, उस लिहाज से मसाइल भी बहुत ज़्यादा हैं। ऐसे ही है। तो जिस वक्त मसाइल हल नहीं हो रहे होते उस तरीके से, तो फिर वो चेंज भी चाहता है। जी जी तो इस लिहाज से मेरा ख्याल है कि लोगों का रुझान जो है इस दफ़ा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ था, और अच्छा। उसके बाद फिर पीटीआई की हुकूमत भी आपके सामने है कि फिर। लेकिन उस रुझान के बावजूद पंजाब में नून लीग ने 3-3 4-4 एमपी और एमएन सीटें ज्यादा जीती थी। बिल्कुल बिल्कुल। मतलब इसका मकसद ये हुआ कि जो भी है कि मियां नवाज शरीफ साहब और नून लीग ने जो सियासत की थी, जी जी तो उस मतलब उसमें इस दफा थोड़ा सा दिलेर नजर आए, बहादुर नजर आए, बिल्कुल। और जो खिलाफ मीडिया ट्रायल हो रहा था या हकीकत थी, करप्शन के केसेस थे, जो भी था, बिल्कुल। लेकिन वो डटे रहे। और फिर लंदन से बिल्कुल। वापस जो आए बिल्कुल। तो उसके बाद उनको काफी सपोर्ट जो हाँ, है वो मतलब हासिल उस तरीके से, क्योंकि मियां नवाज शरीफ साहब ने जिस तरीके से स्टैंड लिया था, और दूसरा जी। पॉइंट ये है कि क्योंकि मेजॉरिटी जो है लॉजिक से ज्यादा इमोशंस को पसंद करते जी, हैं, जी। तो इस लिहाज से क्योंकि मियां नवाज शरीफ ने जिस तरीके से इमोशनल अंदाज में मरियम नवाज ने जिस तरह के मुकदमात बनाए गए थे और सामने जिस तरीके से मजबूती के साथ खड़े रहे, जी जी इन चीज़ों को लोगों ने पसंद किया। और इस दफ़ा मेरे जहन के मुताबिक उस तरीके से पीटीआई की ज़रूर हवा थी, लेकिन उस तरह नहीं थी कि जिस तरह बेशक खंबे को भी खड़ा कर दें तो वो इलेक्शन जीत जाएगा। और आप लोगों के सामने है डिस्ट्रिक्ट मंडी बहाउद्दीन की, जहां लोगों ने समझा कि काफ लीग का जो एमपीए अच्छा वारा करता है उसको एमपीए बना दिया, जहां नून लीग का कैंडिडेट उन्होंने बेहतर समझा कि अवाम के लिए बेहतर है, नून लीग के कैंडिडेट जीत गए। तो इसलिए मेरा ख्याल है कि उस तरीके से लोगों ने जज्बात में आकर पीटीआई को वोट नहीं दिया, यकीनन हवा के वोट थे, लेकिन जो अच्छे कैंडिडेट्स थे, जो काम करने वाले थे, बेशक वो काफ से ताल्लुक था या पीपल्स पार्टी से ताल्लुक था या नून लीग से ताल्लुक था, उनको लोगों ने वोट दिया। चलें एक वक्फा ले लेते हैं, वक्फे के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। वक्फे के बाद हम आपको दोबारा खुश आमदीद कहते हैं। अच्छा मोहतरमा, आप ये बताएं कि मुझे एक बात की समझ नहीं है, मैं थोड़ा वो मासूमाना या गरीबाना सवाल करता हूँ, तो दिमाग भी गरीबाना है। आपने कहा कि हमारे ज़िले में जिस जगह पर उनको लगा नून लीग का कोई कैंडिडेट काम करने वाला है वो जीत गया, किस जगह पर पीटीआई का काम करने वाला है वो जीत गया या उसको जितवा दिया, या और किस जगह पर आज़ाद या काफ लीग का जीत गया, तो क्या कोई और जितवा रहा था? अवाम की बात कर रही हूँ। अच्छा, मतलब जहाँ अवाम ने महसूस किया कि मतलब हमारे लिए कौन सा कैंडिडेट, इस तरह मतलब लोगों ने मेच्योरिटी का इजहार किया है। मतलब जिस तरह पहले ये था ना कि जैसे आपको मियां नवाज शरीफ और मरियम नवाज साहबा तो अवाम की बात नहीं, यहाँ पे किसी और की करते हैं, जितवा दिया। लेकिन हर बंदे की अपनी अपनी व्यू है। जिस तरह आपको याद होगा कि जिस वक्त बेनजीर भुट्टो साहिबा शहीद हुई थी, जी जी, उस वक्त किस तरह जज्बाती होके लोगों ने, और जिस एमपीए के कैंडिडेट को लोग जानते भी नहीं थे लोगों ने, लेकिन टूट के वोट दिए थे। लेकिन आपको याद होगा उससे पहले 18 अक्टूबर को जब बीबी कराची आई थी तो वहाँ 40 लाख से ज्यादा लोग थे। बिल्कुल सही। और मुशर्रफ साहब को शायद ये भी खतरा पड़ गया था कि इसी वजह से खैर बाकी मामला हुए। हाँ, तो इस लिहाज से मैं समझती हूँ मतलब उस वक्त पीपल्स पार्टी की पहले हवा बन गई थी और पिछली दफा 2013 में नून लीग की बन गई। बिल्कुल, इस लिहाज से मैं समझती हूँ कि इस दफा पब्लिक ने मजीद मेच्योरिटी का मुजाहरा किया है और उन्होंने सोच समझ के जो है मतलब पहले की निस्बत बेहतर तरीके से। अच्छा, आप समझते हैं कि पहले की निस्बत लोगों ने बेहतर वोट दिए? बिल्कुल। अच्छा ये बताएं कि क्या वाकई शहबाज शरीफ साहब जो है उन्होंने आशियाना में करप्शन की और फिर वो पानी का वाकया आ गया जी, और खासकर मुझे पानी पे बड़ी तकलीफ है। ठीक, देखिए अब पानी है तो हम है, पानी ठीक होगा साफ होगा तो सेहत होगी, वरना बेशुमार बीमारियां फैलती हैं। ये बहुत ही संजीदा मसला है, इसमें तो
پارٹی مطلب کسی چیز سے بھی بڑھ کر جو ہے پانی کی کرۂ ارض پر پانی سب سے اہم ضرورت ہے اور اسی سے زندگی جو ہے وہ زور پذیر ہوئی تھی. جی جی تو اس میں یہ پانی کے ساتھ بھی نہیں رہے اور آشیانہ کے ساتھ بھی نہیں رہے, ادھر سے وہ اب وہ بھی گھر بنا رہے ہیں 50 لاکھ کے, پتہ نہیں کیا پی ٹی آئی والے بھی. بالکل ٹھیک ہے. تو اس بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ اچھا اس کے بارے میں دیکھیں نا, کیونکہ یہ ہے کہ جس چیز کا علم نہ ہو جی جی اس کے بارے میں بندہ جواب نہیں دے سکتا. جی جی لیکن بطور صوبائی وزیر میں نے میاں شہباز شریف صاحب کے ساتھ کام کیا, جی اور میرا خیال ہے کہ جتنا 5 سال میں میاں شہباز شریف صاحب سے کام کرتے ہوئے میں نے سیکھا ہے, جی اتنا کسی دور میں نہیں سیکھ سکی. تو میں نے ہمیشہ ان کو محنت کرتے ہوئے دیکھا ہے, اور اپنے ذاتی مفادات کو ایک طرف رکھتے ہوئے انہوں نے ہمیشہ عوام کے لیے کام کیا ہے. تو ہم لوگ تو بلکہ حیران ہوتے تھے کہ جس طریقے سے وہ کام کرتے ہیں, جی جی مطلب کس طریقے سے جو ہے مطلب ان کو سونے کا ٹائم بھی ملتا ہے یا نہیں ملتا. تو ان کی خدمات کے حوالے سے میں سمجھتی ہوں کہ 5 سال میں اس چیز کا میں وٹنس ہوں کہ انہوں نے وہ عوام کے ساتھ مخلص ہے اور عوام کے لیے کام بھی کیا. اچھا تو پھر وہ ماڈل ٹاؤن والا جو واقعہ ہوا تھا اس میں محنت کر رہے تھے, کیا ہوا تھا؟ ماڈل اتنی ٹاؤن جانیں ضائع ہو گئی اور سب کچھ بالکل ہوا. صحیح ہے. اچھا دیکھیں نا, لیکن اس سے پہلے نیشنل ایکشن پلان بننے سے پہلے جس وقت پشاور میں فوج کے بچوں کا انسیڈنٹ ہوا تھا, جی جی اس سے پہلے ہزاروں لوگ جو ہے آپ کے سامنے ہے کہ شہید ہوئے تھے نا, کوئی دھماکے میں شہید ہو رہے تھے, کوئی بلڈنگ اڑائی جا رہی تھی. تو لیکن پاکستان مسلم لیگ نون کی حکومت آنے کے بعد نیشنل ایکشن پلان تیار ہونے کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سال میں میرا خیال ہے کہ 1 آدھ واقعات ہوں گے جو پورے پاکستان کے اندر ہوتا ہے. نہیں وہ سنا میاں صاحب تو اتنا زیادہ چاہتے ہی نہیں تھے, بس مجبوراً ان کو کرنا پڑا تھا جب نیشنل پلان بنا تھا. نہیں میرا خیال ہے کہ اس طرح کی کوئی بات نہیں ہے. مطلب ان کی وہ کیونکہ بطور پرائم منسٹر مطلب ان کی اجازت کے بغیر کس طرح نیشنل ایکشن پلان جو ہے نیشنل اسمبلی سے پاس ہو سکتی تھی. لیکن وہ خود کہتے ہیں میں 4 سال وزیر اعظم رہا ہوں اور میری اجازت کی کسی کو ضرورت ہی نہیں پڑتی ہے. یہ تو ان کے ہی مطلب الفاظ ہیں. جی چلے ٹھیک ہے, کوئی مسئلہ نہیں. اچھا آگے آ کر تھوڑا سا نا ہم آ جاتے ہیں, یہ میں آپ سے کچھ وہ چیزیں 1-2 پوچھنے لگا ہوں جو منڈی کی عوام یا دوسرے باتیں کرتی ہیں, لیکن آپ اپنا اس کا بہترین موقف دے سکتی ہیں. تو یہاں پہ ایک منڈی بہاولدین میں ایک شور مچ گیا آگے پیچھے دوستوں میں, مخالفین میں. آپ کے مخالفین, سیاسی مخالفین, اپوزیشن کا کام ہوتا ہے کہ یہ جو اسپیکر کا ووٹ ہے آپ نے نون لیگ کو نہیں دیا تھا, وہ پرویز لائی صاحب کو دے دیا تھا. بالکل ٹھیک ہے. تو آپ اس بارے میں کیا کہیں؟ نہیں اس میں اس طرح کی کوئی بات نہیں. اور دوسرا پوائنٹ یہ ہے کہ میرا ویسے روٹین میں نے نوٹ کیا ہے کہ ریومر اٹھتی رہتی ہے, کیونکہ بعض معاملات اس طرح ہوتے ہیں کہ جو بات ٹھیک لگتی ہے میں اس کو ٹھیک کہتی ہوں, جو غلط ہوتا ہے میں اس کو کہتی ہوں غلط ہے. زبردست. تو اس لیے میرا خیال ہے کہ عام پبلک یا یہ امپریشن جاتا ہے کہ شاید ہو سکتا ہے کہ یہ پارٹی پالیسی سے ہٹ کے کچھ اور کرنے والی ہے. جی جی لیکن پاکستان مسلم لیگ نون کے ساتھ ہوں اور پاکستان مسلم لیگ نون کو ہی ووٹ دی ہے. ٹھیک ہے, اور آپ کو کہنا بھی ایسا چاہیے. اب ویسے بھی آپ ہوں یا کوئی اور ایم پی ایم یہ کیسے کہہ سکتا ہے. ٹھیک ہو گیا. اچھا اس کے بعد منڈی بہاولدین میں ایک چیز بڑی بنی کہ پہلے پکی گلیاں تھی آگے پیچھے, آپ نے وہ سب ان کی ضرورت نہیں اکھاڑ کر وہاں پر ٹف ٹائل لگا دی. اور کافی لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ پتہ نہیں نہ جانے کہاں کسی جگہ کنجا اور کہاں آپ کی کوئی فیکٹری ہے تو آپ نے وہ ٹف ٹائلیں لگوا دی. مخالفین کی بات کر رہا ہوں. بالکل ٹھیک تو اس پر آپ کیا؟ لیکن میرا خیال ہے کہ اگر اس طرح کی بات ہوتی تو پبلک نے اس طریقے سے بڑھ چڑھ کر مجھے سپورٹ نہیں کرنا تھا. تو جس طریقے سے منڈی بہاولدین کے عوام بے شک سیاستدان ہیں, ان کا بے شک دوسری جماعت سے تعلق ہے یا پاکستان مسلم لیگ نون سے تعلق ہے یا ایڈمنسٹریشن ہے, تمام لوگ جانتے ہیں کہ میرے والد مرحوم میاں وحید الدین انہوں نے بھی ایمانداری کی سیاست کی ہے, ہمیشہ کرپشن سے دور رہے. اسی طرح میں نے بھی اپنے والد کے نقش قدم پر چلتے ہوئے میں نے اپنی طرف سے پوری کوشش کی ہے کہ بطور رول ماڈل جو ہے ایمانداری کے ساتھ پولیٹکس. مطلب یہ پبلک کی بات کریں کیونکہ آپ کے خلاف ایسا کیسز تو قانونی تو ہے نہیں. بالکل. اچھا پھر یہ بتائیں ساتھ ایک اور بات جو مجھے ذاتی طور پہ اعتراض ہے, آپ سے نہیں آپ کی جگہ کوئی اور بھی ہو, لیکن آپ کو کیونکہ زیادہ وقت ملا ہے, کہ منڈی بہاولدین کی جو گلیاں ہیں اور ان کے ساتھ جو نالیاں ہیں وہ گٹر ہیں, آپ کو اتنا وقت ملا, پھر صوبائی وزیر تھی, تو ان کو انڈر گراؤنڈ کیوں نہیں کروایا؟ کیونکہ اس سے بہت زیادہ بیماریاں پھیلتی ہیں. پھر گلیوں میں آپ تو کیونکہ زیادہ وزٹ کرتی ہیں, آپ کو خود بھی محسوس ہوتا ہوگا, تو وہ بہت اہم ہے. اور خاص کر بوڑھے لوگ جو ہوتے ہیں اور بچے, ان پر بہت برا اثر پڑتا ہے. میرا خیال ہے کہ اوور آل جہاں تک سیوریج کا کام ہوا ہے جی وہاں تو انڈر گراؤنڈ ہی ہو گیا نا. جی لیکن بہت سارے سسٹم کے اندر خرابیاں ہیں. اب جیسے پچھلے 5 سال
सूबाई वज़ीर रही हूँ, अक्सर मियाँ शहबाज शरीफ साहब भी यही बात करते थे कि मतलब अनफरादी तौर पर लोग काम कर रहे हैं लेकिन ओवरऑल सिस्टम काम नहीं कर रहा। जी जी। तो इसके अंदर थोड़ी सी खराबी ये है कि मिसाल के तौर पे हम पॉलिटिशियंस हैं या जो जिम्मेदार लोग हैं, जिस तरह ब्यूरोक्रेट्स हैं, जी मतलब तमाम लोग जो है जिस तरीके से ड्यूटी अंजाम देना चाहिए अंजाम नहीं दे रहे। अगर मैं अनफरादी तौर पे मेहनत कर रही हूँ जी तो ये है कि दूसरी जगह दूसरा बंदा भी मेहनत कर रहा हो, तो पाकिस्तान के अंदर ये प्रॉब्लम है। अब जिस तरह देखें कि आपने कहा कि नाली जो है अंडरग्राउंड होना चाहिए, मंडी बहाउद्दीन के अंदर बहुत सारे जो है देहात हैं जहाँ सीवरेज पड़ गए हैं लेकिन सीवरेज बंद पड़ा हुआ है जी क्योंकि सीवरेज के पाइप का साइज ठीक नहीं है। तो अपनी तरफ से जितना मैं कोशिश कर सकती थी मंडी बहाउद्दीन शहर के लिए, मंडी बहाउद्दीन जो PP 65 है और डिस्ट्रिक्ट मंडी बहाउद्दीन के लिए हमेशा कोशिश की, जिसकी आप कंपैरिजन कर सकते हैं कि जितना PP 65 के अंदर मेरे वालिद मरहूम मियाँ वहीदुद्दीन के दौर में काम हुआ या हमारे दौर हुकूमत में हुआ है, तो मेरा ख्याल है कि इतना किसी ने भी जो है वो काम नहीं करवाया। ये मसला ये है कि पिछले 5 साल जो थे, आप देखें जो 90 की दहाई थी उसमें 2 अढ़ाई 3 साल हुकूमत होती थी, MPs को या मिनिस्टर को कम वक्त मिलता था। और मेरे ख्याल में आपकी तीसरी मुद्दत चल रही है, काफ लीग हो, नून लीग हो, तो आपको हर दफा 5 साल का मौका मिला है। तो इस दफा आप क्योंकि मिनिस्टर थी, मिनिस्टर को ज्यादा फंड्स मिलते हैं, ज्यादा सहूलत होती है, वो काबीना के अजलास अटेंड करता है तो वो ज्यादा काम कर सकता है। तो हमने देखा कि उसके साथ आप कैंची देख लें, थालिया रोड देख लें, दूसरी मरीचें देख लें, वो बहुत ज्यादा टूट फूट का शिकार है। और आपको ये भी बताऊं, बल्कि आपको अंदाजा होगा, आप रोज गुजरती हैं वहां से, अक्सर हमने देखा जब टेंडर होता था तो वो बगैर लोग के या थोड़ी सी लोग के मरम्मत भी ऐसे कंपनी की मशहूरी के लिए कर रहे होते थे और सारा पैसा खा जाते थे। 6 माह के बाद वो फिर टूट जाती थी, खंडर बन जाते हैं। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, इसके अंदर ये है कि बतौर कैबिनेट मेंबर उस तरीके से फंड ज्यादा तो नहीं मिला, लेकिन ओवरऑल मैंने तकरीबन 5.25 अरब रुपए का अपने हल्के में काम करवाया। ठीक है। और उसके अंदर ये है कि मेरा ख्याल है कि पंजाब का ये दूसरा या तीसरे नंबर पे PP 65 होगा जहां 38 स्कूल जो हैं अपग्रेड किया गया है। अच्छा। इसी तरह आप लोगों के सामने है कि स्पोर्ट्स के हवाले से अब PP 65 के अंदर देखें कि स्पोर्ट्स के शोबे में किसने काम करवाया। जैसे इस दौर में मंडी बहाउद्दीन शहर के लिए मियाँ वहीदुद्दीन मिनी स्टेडियम, उसके लिए फंड मंजूर हुआ। इसी तरह कायद आज़म ग्राउंड था, वो स्टेडियम हमने बनवाया। जिम्नेजियम 6 करोड़ रुपए के ग्रांट से बन रही है, 1 करोड़ रुपए की ग्रांट से इंडोर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बन रहा है। मंडी बहाउद्दीन में पहले कॉलेज 1 था, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे दौरे हुकूमत में एक नवाज शरीफ कॉलेज बना। इसी तरह वासु जो है वहाँ बच्चियों के कॉलेज के लिए 13 करोड़ रुपए की ग्रांट मंजूर करवाई। यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी आप लोगों के सामने है, स्मॉल इंडस्ट्रियल स्टेट के लिए, लेकिन वो भी तक ऐसे काम चल रहा है। उसके लिए ये है कि क्योंकि कानून की वजह से प्रॉब्लम है, क्योंकि कई मराहल से गुजरना पड़ता है और 4 साल बड़े मुश्किल से, मैं अल्लाह ताला का शुक्र अदा करती हूँ कि पंजाब असेंबली से इलेक्शन से पहले जो है जो वादा किया हुआ था, हमने पंजाब असेंबली से यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी का बिल जो है पास करवाया। इसके बाद सिर्फ ये है कि अभी चंद दिन पहले अच्छा, आपने जैसे बात की कि आपने 30 स्कूल अपग्रेड कराए, 38 तो 38 आपसे, मैं सिर्फ आपसे नहीं, आपकी जमात के वाले से ये सवाल कर रहा हूँ, जाती हैसियत से नहीं कर रहा। तो आप लोगों ने ये क्या किया कि वो जो स्कूल हैं उनके अंदर जो तालीम दी जा रही है उसको कितना अपग्रेड कराया? असल चीज तो ये है। और हमारी तालीम मसावी हो सकती, बराबर हो सकती, लेकिन तालीम मतलब प्राइवेट स्कूल्स में और है, सरकारी स्कूलों में और है। आप ऊपर से बजट तो महकमा एजुकेशन का आ रहा होगा, लेकिन तालीम उसके हिसाब से बिल्कुल नकारा ना होने के बराबर होती है। मेरा नहीं ख्याल, क्योंकि जितना एजुकेशन रिफॉर्म के ऊपर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हुकूमत ने काम किया है, आप लोगों के साथ, लेकिन अभी बेकन हाउस से जो पड़ा होगा किसी और से 80% तो बड़ी बड़े ब्यूरोक्रेट और दूसरी चीजों में जॉब, उसको ही जॉब्स मिलेंगी या किसी और चीज में जाएगा। नहीं, अब मेरा ख्याल है कि मेरा ख्याल नहीं बल्कि हकीकत है कि बीकन हाउस या अब ये नहीं देखा जाता कि कोई बंदा बाहर से पढ़ के आया या गवर्नमेंट स्कूल से पढ़ा हुआ है। अब जो मेरिट सिस्टम बना है उसके अंदर ये है कि सिर्फ परसेंटेज देखा जाता है कि उसने एकेडमिक जो क्वालिफिकेशन है उसके अंदर उसके कितने परसेंटेज है। लेकिन कहते हैं उनका नसाब का फर्क है। नहीं, नसाब का कोई चक्कर नहीं। अच्छा। क्योंकि अब जो क्लास 5 के ऊपर जितना क्राइटेरिया बना है उसके अंदर ये है कि एकेडमिक क्वालिफिकेशन के परसेंटेज है। बेशक ये है कि किसी गुमनाम देहात से बच्चा पढ़ा हुआ है, लेकिन अगर उसने थ्रू आउट ग्रेड A में इम्तिहान पास किया है उसको नौकरी मिलेगी। बेशक वो बंदा बाहर से भी पढ़ा हुआ होगा तो उसको नौकरी उसके मुकाबले में नहीं होगा। एक वक्फा ले लेते हैं, वक्फे के बाद दोबारा हाजिर होते हैं।
वक्फे के बाद हम आपको दोबारा खुश आमदीद कहते हैं। तो यहाँ पर आपने देखा कि हमीदा वहीदुद्दीन साहबा के साथ हमने कौमी सियासत पर भी बात की और हल्के में जो लोग सोचते हैं इनके मुखालफिन वो भी उनसे सवाल किए और अभी तक वो बहुत तहम्मुल से और बहुत अच्छे तरीके से उनके जवाब दे रही हैं। अच्छा, चलते चलते यहाँ पर एक और फाटक खोलते हैं। हमारे यहाँ मंडी बहाउद्दीन में 2 फाटक हैं और जब स्कूलों में छुट्टी होती है, क्योंकि तलीम से और स्कूलों से बात चली थी, तो यहाँ सुबह स्कूलों का आगाज होता है तो ट्रैफिक बहुत ज्यादा होती जा रही है और मंडी बहाउद्दीन में भी बाकी डिस्ट्रिक्ट की तरह हर साल हजारों की तादाद में लोग मोटरसाइकिल खरीद रहे हैं, सैकड़ों की तादाद में गाड़ियां खरीद रहे हैं। ठीक हो गया। तो आपकी हुकूमत में वो फाटक खुले कराएंगे। 1,17,00,000 या कितने थे, मतलब हाथी के मुंह में जीरा दिया गया। हालांकि वहां पर ऊपर या नीचे कोई पुल बन जाए तो ये हमेशा के लिए शहर का मसला हल हो जाए। तो ये शहर की खिदमत आप लोग क्यों कराने में नाकाम रहे? अच्छा, उसके अंदर इस तरह है कि 2014-15 का जो एडीपी था जी CNW डिपार्टमेंट का, उसके अंदर हमने 13 करोड़ रुपए की ग्रांट एलोकेट करवा लिया। जी जी वो बेशक आप चेक भी कर सकते हैं। जी जी। अच्छा, 13 करोड़ रुपए का ग्रांट जो है एलोकेट हुआ, उसके बाद डीजी ब्रिजेस ने 3 दफा चक्कर लगाया लेकिन वो फिजिबल नहीं हो रहे थे। पहले पीस पार्टी वालों ने भी एक दफा कहा था कि जब यूसुफ गिलानी साहब वजीर आजम थे उन्होंने भी पता नहीं 44 करोड़ कितना कराया उसके था। अंदर जो है ना फिजिबल नहीं हो सके। अगर जी, जी। फिजिबल होते तो जरूर होते हैं, क्योंकि ब्रिज क्योंकि सिर्फ फाटक के ऊपर नहीं बनना, क्योंकि पीछे से आना होता है ना। जी जी। उसके अंदर क्योंकि प्रॉब्लम्स आ रहे थे कि अंडरपास के लिए भी फिजिबल नहीं था और फ्लाईओवर के लिए भी फिजिबल। तो इसका हल क्या निकलेगा? क्योंकि 1-2-3 साल के बाद तो मुमकिन ही नहीं होगा वहां से गुजरने का। बिल्कुल। इस मुल्क में 2 ही तो चीजें, एक तो आबादी में इजाफा हो रहा है, दूसरा हमारी गाड़ियों में इजाफा हो रहा है, तो इसको कैसे हम कंट्रोल करेंगे? बिल्कुल सही है। इसके लिए फिर दोबारा अल्लाह ने मौका दिया तो इंशाल्लाह अंडरपास के लिए कोशिश करते हैं। लेकिन अंडरपास का सिर्फ यही प्रॉब्लम थी कि वो कहते थे कि कम से कम जो है ना जी जी 25-26 लाख रुपए तो खाली पेट्रोल का खर्चा होगा जो पानी निकालते रहेंगे जी। क्योंकि अंडरपास बनाने के बाद वो उसके पानी के निकास का भी बंदोबस्त करना जरूरी है। जी जी। तो फ्लाईओवर तो बिल्कुल ही उन्होंने रिजेक्ट कर दिया था, फिर अंडरपास का यही इशू था। तो इसमें आप फिर शहबाज शरीफ साहब से कोई बात करती हैं? हाँ, क्यों देखिए मेट्रो भी तो चलाई और ट्रेन भी तो अंडरग्राउंड था, तो यहाँ पर भी कोई उनकी जी और ज्यादा नजर करम मंडी बहाउद्दीन के अवाम पर हो जाती। बिल्कुल। बल्कि इससे आप सब लोगों को, हमें सबको दुश्वारी होती है। राशिद तो ठीक हो। अच्छा, ये मरियम नवाज साहबा, मियां नवाज शरीफ साहब आए, जेल गए, इलेक्शन हुए, उसका रिजल्ट आया, फिर बाहर आ गए जी और वो पहले बहुत ज्यादा बोलते थे, बहुत सख्त किस्म की उनकी लैंग्वेज थी। ठीक है। और लेकिन क्या हुआ कि जब से बाहर आए हैं तो अभी तक चुप हैं, या क्या ये कोई चुप का एनआरओ हुआ है? मेरे जहन के आखिर कुछ तो है, इस खामोशी की क्या पर्दादारी है? इसके अंदर क्योंकि देखें पहले इलेक्शन वाला माहौल था, जलसे जुलूस में जाते थे, जी जी तकरीरों में बातचीत होती थी। इस वक्त क्योंकि जिस तरह वो केसेस में उलझे हुए हैं, लेकिन आप देख रहे हैं कि जिस वक्त तारीख पे जाते हैं तो मियां नवाज शरीफ साहब बयान उसी तरीके से देते हैं जी। क्योंकि इलेक्शन का माहौल और होता है। तो इलेक्शन के बाद अब वो माहौल नहीं है कि बंदा मीडिया पे जो है बार बार, क्योंकि हल निकलना चाहिए। तो इस हवाले से मेरे जहन के मुताबिक एक तो केस की तरफ मुतवज्जो है और दूसरे नंबर पे जिस तरह अभी जो रिसेंटली उनकी बेगम साहिबा की वफात हुई है, वो भी अच्छा खासा मियां नवाज शरीफ साहब के लिए और मरियम नवाज साहिबा के लिए जो है एक बहुत बड़ा शौक था, एक सदमा था जी, इसमें तो कोई शक नहीं है। लेकिन उसमें तो चले काफी वक्फा हो गया, लेकिन हमें नहीं पता, कई दफा वैसे ऐसे भी होता। अच्छा, आपने कभी महसूस किया, ये मैं जाती तौर पे सवाल पूछ रहा हूँ, वैसे तो ऑफ द रिकॉर्ड पूछना चाहिए था, सामने पूछ लेता हूँ। मैंने जो अक्सर देखा है, जो MPs MNAs होते हैं और कई दफा मिनिस्टर भी होते हैं, लेकिन उसके ऊपर जो प्राइम मिनिस्टर कर रहा होता है या कुछ लोग कर रहे होते हैं तो उनको भी खबर नहीं होती। हमारे यहाँ जब वो डिसीजन आ जाते हैं तो फिर पता चलते हैं। बिल्कुल ठीक है। मतलब वो ऊपर से क्यादतें जो है वो छुपा कर रखती हैं। नहीं, लेकिन बाज़ औक़ात ये पाकिस्तान की जो सियासत है, पाकिस्तान की सियासत में थोड़ा सा ये है कि बाज़ औक़ात लीडरशिप की तरफ से होती है, बाज़ औक़ात हमारी तरफ से भी होती है, मतलब हमारी तरफ से भी अदम दिलचस्पी होती है। बिल्कुल ऐसे ही है। पंजाब असेंबली के अंदर बिल पास हो रहे होते हैं जी, तो अक्सरियत को नहीं पता होता कि उस बिल के अंदर क्या है, बस अप्रूव करना है, बस अप्रूव कर दिया। तो इस लिहाज से क्योंकि बाहर ममालिक की सियासत में और पाकिस्तान की सियासत में ज़मीन आसमान का फ़र्क है, क्योंकि यहाँ के MPA जिन्होंने वोट लेने होते हैं उन्होंने सोशल एक्टिविटीज़ भी जारी रखना होता है, और जिस बंदे ने इलेक्शन लड़ना है उनको 70% टाइम जो है हल्के के अंदर देना पड़ता है। जी। तो मेरा ख्याल है कि
अगर MPMNA के जिम्मे सिर्फ कानून साजी हो जी तो फिर ये है कि बेहतर तरीके से जो है कानून साजी की तरफ तवज्जो ही दे सकते हैं, उनके पास टाइम भी होगा कि उसका मुताला भी करें। अच्छा, आपको उस पर कोई इतराज नहीं है? किस चीज़ के बारे में? वरना पंजाबी में वो कहते हैं अक्सर, अब MPMNA ने वो सुना कि इमरान खान साहब कहते हैं वो फंड नहीं देंगे, ठीक है। तो पंजाबी कहते हैं उन्होंने तो मर नहीं होया लेकिन कि वो फंड तो मिल गए बलदियाती ना सियासत ही उनको। करते थे MPMNA। अब जैसे जिमनी इलेक्शन के बाद जब उन्होंने रिजल्ट देखा है, जी। उसके बाद PTI ने 15 करोड़ रुपए MNA के लिए अनाउंस किया है। ठीक है। इसी तरह पंजाब असेंबली में MPS को 10-10 करोड़ रुपए भी दे रहे हैं, अच्छा। और स्पेशल सीट के MPS को जिस तरह पहले अच्छा, वो सबको बराबर दे रहे हैं या सिर्फ PTI के? PTI या जो उनके इत्तेहादी हैं, उनके इत्तेहादी, उनको मतलब 10 करोड़ अपोजिशन के जो है उनको नहीं, नहीं दे नहीं, रहे। बिल्कुल नहीं। जी। अब देखें ये भी मसला है, ये भी प्रॉब्लम है। अच्छा, आप इस पर क्या कहेंगी? क्योंकि बाहर की माजरत, हम बाहर की दुनिया इसलिए कहते हैं कि वो हमें नजर आ रही है, बिल्कुल। वो ज्यादा आगे चले गए हैं, तरक्की की है, तो हम चाहते हैं कि हमारी कौम, हमारा मुल्क भी वहां पर बल्कि उससे बेहतर पहुंचे। तो इमरान खान साहब हमेशा बाहर की बात करते थे, बाहर तो अपोजिशन हो, हुकूमत हो, आप इलेक्शन जीत गए तो पूरी अवाम बराबर है, सबका काम करते हैं, तो अब आप लोगों को फंड ही नहीं दे रहे। नहीं, लेकिन इसके अंदर देखें ना, क्योंकि ओवरऑल पॉलिटिशियंस ने सरवाइव करना है अवाम की सोच के साथ, क्योंकि अवाम इस वक्त, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर, क्योंकि अवाम को ट्रक की बत्ती के मगर लगा देते हैं, हवा बना देते हैं, उसको सोचाने ही नहीं देते हैं। नहीं ख्याल मेरे जहन के मुताबिक ये है कि क्योंकि अवाम को अभी तक बुनियादी जरूरियात नहीं मिली, जी जिसकी वजह से मुल्क के बारे में सोचने से पहले चाहते हैं कि अवाम के लिए क्या किया जाए। जी जी। अब जिस तरीके से PTI की हुकूमत ने या सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के ऊपर एंक्रोचमेंट के ऊपर काम शुरू किया, या डैम का काम जो है, मतलब पहले जितनी भी हुकूमतें रही हैं, क्योंकि मियां शहबाज शरीफ साहब ने जिस वक्त पंजाब हुकूमत संभाला था, तो उस वक्त बिजली का बहरान आप लोगों के सामने है कि 18 घंटे जो है जी जी बिजली नहीं होती थी। और उन्होंने इससे पहले उनको- कहा था 6 महीने के बाद आ जाएगी, फिर कहा साल के बाद आ जाएगी, उसके अंदर ये फिर है- कहा 2 साल के बाद आ जाएगी, ना ही तो मेरा नाम बदल देना। हाँ, उसके अंदर ये है कि उनको शॉर्ट टर्म्स इख्तियार करना पड़ा, जिस तरह कोयले से बिजली पैदा करनी पड़ी, कोई सोलर से बिजली पैदा करनी पड़ी, लेकिन मुस्तकिल हल तो है डैम। तो ये 5 साल उन्होंने कोशिश करके बिजली के बहरान पे काबू पाया, क्योंकि अगर डैम बनाने लग जाते हैं तो फिर ये है कि बिजली जो है ना आवाम को फराहम नहीं कर सकते थे। जी जी। लेकिन अब क्योंकि डैम का काम जो सुप्रीम कोर्ट ने शुरू किया, 10 साल के बाद एक मुस्तकिल हल निकाला जा रहा है। लेकिन आप देखें कि ज़िमनी इलेक्शन में जिस तरह PTI ने कहा कि हम MPMNA को फंड नहीं देंगे, जी मजीद कर्जा नहीं लेंगे, जब कर्जा नहीं लेंगे तरक्याती काम भी बंद होगा, इंक्रोचमेंट का ऑपरेशन ये भी एक लोगों को कानून के दायरे में लेके आने के लिए कर रहे हैं। अच्छा, ये अच्छा, क्या? सुने अच्छा, ना, जी जी। इसमें ये है कि ज़िमनी इलेक्शन का रिजल्ट देख लें, मतलब जिस वक्त मुल्क के लिए जिस वक्त काम करेंगे, मतलब आवाम जो है उसका रिएक्शन आपके सामने है कि ज़िमनी इलेक्शन में लोगों ने फिर PTI को उस तरीके से वोट नहीं दिया। जी जी। तो इस वक्त क्योंकि मतलब तमाम जितनी भी पार्टियां हैं मुल्क के साथ साथ, क्योंकि अवामी रद्द-ए-बदल को भी देखना पड़ता है। जी। अच्छा, आपने इंक्रोचमेंट की बात की, तो इमरान खान साहब ने ये इंक्रोचमेंट का काम शुरू कराया है, जी। तो आप इसको किस नज़र से देखती हैं? मंडी बहाउद्दीन में भी इंक्रोचमेंट हुई हैं, तजावजात जो है नजायज तजावजात उनको हटाए गए हैं, बिल्कुल। तो ये आपके दौर में ऐसा नहीं होना चाहिए था? नहीं, इसके अंदर ये है कि इंक्रोचमेंट हटाने पे हमें कोई एतराज नहीं है। जी जी। और मिसाल के तौर पे देखें, सुप्रीम कोर्ट ने एक ऑर्डर कर दिया है कि इंक्रोचमेंट हटाएं, जी। और इंक्रोचमेंट बहुत सारे इलाकों में देख लें 2-3 दिन ऑपरेशन हुआ है, ऑपरेशन होने के बाद सुप्रीम कोर्ट को रिपोर्ट कर दी, उसके बाद बिल्कुल सो गए हैं। जी। मतलब ये तरीकेकार गलत है कि 4-5 साल एक को पूछता नहीं है और यकदम ऑपरेशन करके लाखों का नुकसान करते हैं, फिर वो सो जाते हैं। मतलब जिनकी जिम्मेदारी उसमें है, तसलसल नहीं रहता। हाँ, फिर मतलब ये है कि देखें, अब हम लोग जो पॉलिटिशियंस हैं, हम लोगों के तो बहुत सारे दायरा कार है ना जो हमने काम करना है, लेकिन जो ब्यूरोक्रेट्स हैं उनकी जिम्मेदारी तो यही है कि जो असेंबली कानून पास करती है या उनकी जिम्मेदारी है महकमाना जो रूल्स ऑफ बिजनेस बना हुआ है उसको तसलसल के साथ उनको मॉनिटर करना चाहिए। जी बिल्कुल। तो इसमें मेरे जहन के मुताबिक जो भी काम जो हमारे कानून के अंदर है वो काम होता है, अच्छी बात है, लेकिन उसके लिए जरूरी है कि ये नहीं कि कहीं से डंडा पड़ा तो काम शुरू कर दें, जी जी, और कोई पूछे ना तो उसको ऐसे ही आज़ाद छोड़ दें। मतलब जो भी कानून पंजाब असेंबली ने या फेडरल असेंबली ने पास किया हुआ है उसके ऊपर ब्यूरोक्रेसी को अमल दरामद करवाना चाहिए। लेकिन इमरान खान साहब तो कहते थे हमने खैबर पख्तूनख्वा में ब्यूरोक्रेसी में कोई मुदाखलत नहीं की और पंजाब में भी नहीं करेंगे, तो पंजाब में तो रेगुलर मुदाखलत ही कर रहे हैं अभी तक। और वो कहते हैं जब उनसे बात करें तो वो कहते हैं कि वो पीछे नून लीग की क्योंकि हुकूमत रही है तो सब जो लोग हैं अफसर हैं उनके लगाए हुए हैं, वो कोई काम ही नहीं करते हैं। फिर बस वही बात आ जाती है कि जिस वक्त इंटरफेरेंस बंद करेंगे, एमपीएमएनए चीखते हैं कि हमें वोट नहीं मिलेंगे, हमारे काम नहीं होते,
تو اس کے اندر پھر دو تضاد چیزیں ہیں, یا تو ملک کے لیے کام کریں یا پبلک کے سینٹیمنٹس کے مطابق کام کریں. اس کے اندر کچھ پرابلمز یقیناً پاکستان کو آگے بڑھنے میں آ رہی ہے, لیکن آہستہ آہستہ جس طرح وقت گزر رہا ہے مطلب کئی دفعہ غیر پاپولر ڈیسیژن بھی کرنے پڑتے ہیں ملک کو آگے لے جانے کے لیے. بالکل ٹھیک ہو گیا. اچھا, میاں نواز شریف صاحب پہلے کہتے تھے میں نظریاتی نہیں تھا, نہ پہلے کہ اب انہوں نے کہا 1 سال پہلے کہ میں پہلے نظریاتی نہیں تھا اب نظریاتی ہو گیا. تو یہ ملک کی یہ حالت ہے کہ 2 دفعہ وہ چیف منسٹر رہے, 3 دفعہ وزیر اعلیٰ رہے, اور جب تیسری دفعہ نائل ہوئے تو اس کے بعد ان کو خیال آیا کہ میں ساری عمر ایک پارٹی ایک جماعت کا قائد, وہ نظریاتی نہیں تھا, اب وہ نظریاتی ہوئے ہیں. تو اس بارے میں آپ کی رائے, مطلب آپ قیادت کے تو خلاف نہیں جا سکتے, لیکن یہ ہماری پارٹیوں کا اور ان کی قیادت کا حال ہے. بالکل صحیح ہے. اس کے اندر کیونکہ جس چیز کا مجھے پتہ نہ ہو اس کے بارے میں کومنٹس نہیں کر سکتے, لیکن یہ انہوں نے اپنے منہ سے بذات خود کہا تھا. ہر پارٹی جو ہے نظریات کو ساتھ لے کے چلتی ہے جی, تو اس کے اندر کوئی اور مطلب میں انہوں نے کہا ہوگا. جی جی, تو لیکن نظریات تو پاکستان مسلم جس طرح مینیفیسٹو ہم تیار کرتے ہیں نظریات کو ساتھ لے کے چلتے ہیں, وہ ساری جماعتیں کرتی ہیں اور حکومت میں آ کر عمل کسی سے نہیں ہوتا اس پہ جو منشور ہوتا. میں اس طرح تو نہیں کہوں گی. نہیں, آپ کا یہ کہنا بنتا بھی نہیں ہے, لیکن ہم تو کہہ رہے ہیں تاریخ ہے, اس پہ تو ہم بے شمار بات کر سکتے ہیں کہ جو بھی جماعت حکومت میں آئی ہے وہ اپنے منشور پر اس طرح کام نہیں کر سکتے. نہیں, لیکن میرا خیال ہے کہ کوشش. اور ایک اور بات بتا دوں, اگر غور سے پڑھیں تو آج کی جو صورتحال ہے, 3-4 جو بڑی پارٹیاں ان کے منشور میں مجھے کوئی خاص فرق بھی نظر نہیں آتا. منشور تو سب کے اچھے ہیں جی, منشور سب اور کے پاکستان کے لیے بالکل ایسی. اچھا, کہتے ہیں کہ جو شریف برادران ہیں ایم پی اے ایم این اے کو وہ زیادہ لفٹ نہیں کراتے تھے, ان سے زیادہ نہیں ملتے تھے. تو اس بارے میں آپ تو چلے منسٹر بن گئی تھی, آپ کو تو سہولت تھی, آپ کو کوئی مسئلہ نہیں تھا. ایم پی ایم این اے سے اپنی جماعت کے ایم پی ایم این اے جو ہیں وہ ٹائم مانگ مانگ کر مر جاتے اور بڑی مشکل سے ان کو ٹائم ملتا تھا. نہیں, ویسے تو ہونا یہ چاہیے نا. اب مثال کے طور پہ یہ ہے کہ اگر ایم پی ایم این اے نے جا کے ملنا ہو کہ مجھے تحصیلدار فلان چاہیے جی جی, یا مجھے فلاں پٹواری چاہیے, تو آپ کا کیا خیال ہے کہ چیف منسٹر کو پنجاب کے لیے, پرائم منسٹر کو ملک کے لیے کام کرنا چاہیے, انہی باتوں میں الجھتے رہنا چاہیے؟ جی ٹھیک ہو گیا. نہیں 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 نہیں, دیکھیں ایک ایم پی ایم این اے ہے, وہ پارلیمنٹ کا حصہ ہے, اور آخر اس کو لوگوں نے 4-5 لاکھ کا تو ایم پی اے کا حلقہ ہوگا یا 7 لاکھ کا ایم این اے کا ہوگا, انہوں نے چناؤ کے ذریعے اس کو منتخب کیا, تو اس کے اندر بھی کوئی شخصیت ہوگی, کوئی سیر ہوگا, کوئی صلاحیت ہوگی, وہ کچھ بول سکتا ہوگا. تو پارلیمنٹ میں تو قانون سازی ہوتی ہے, تو ہو سکتا ہے اس قسم کی باتیں کرنی ہوتی ہیں اور بہت زیادہ باتیں کرنی ہیں, اس قسم کی گفتگو کے لیے. اور جمہوریت میں تو ملنا ملانا ضروری ہوتا ہے, یہ بادشاہی میں نہیں ہوتا. بالکل صحیح ہے, لیکن یہ ہے کہ اس طرح کی کوئی شکایات نہیں تھی. ہاں, لیکن شاید ان لوگوں کو شکایت ہمیں خود بے شمار ایم پی اور ایم این اے ملے ہیں اور دوستوں کو ملے ہیں. ہو سکتا ہے کہ ان ایم پی ایم این اے کو یہی شکایات ہوگی کہ ان کے انفرادی کام نہیں ہوتے, لیکن یہ ہے کہ اجتماعی طور پر میرا خیال ہے کہ اس قسم کی کوئی شکایت نہیں تھی. ہاں, پاکستان میں جس کی صلاحیت ہو 5-6 سال پہلے آئے, اسد عمر آئے پی ٹی آئی میں, فوراً وہ بن جائے وزیر خزانہ, ان کے بھائی زبیر عمر 2011-12 میں آئے اور وہ گورنر بن جائے نون لیگ میں. یہ لوگ کچھ ایسے ہوتے ہیں جن کی ایک اپنی صلاحیت ہوتی ہے. اچھا, آخری سوال, اس پہ بات نہیں کریں گے, اور سب سے اہم سوال, اور یہ آپ کے لیے, اور یہ میرے کافی, اس پہ میں بحث نہیں کروں گا, آپ سے صرف پوچھنا چاہوں گا. آپ حقوق نسواں کی منسٹر رہی, اور پنجاب میں خواتین کی جو پوزیشن ہے, جو پرابلم ہے, وہ بہت کافی ڈسٹرکٹ میں اتنی اچھی نہیں ہے, اور بھی بہت زیادہ ایسی چیزیں ہیں جو شاید میں ایک مرد ہوں ہم لوگ محسوس نہ کر سکتے ہوں, لیکن وہ خواتین ہی محسوس کر سکتی ہیں, ان کی اپنی محرومیاں ہوتی ہیں. تو ان کے لیے آپ نے کیا کیا؟ اور اس کے ساتھ تھوڑا سا تلخ مشکل سوال مجھے اچانک یاد آ گیا, جب آپ نے حقوق نسواں کا بل پنجاب اسمبلی میں آیا تھا, مولانا فضل الرحمان نے مخالفت کی تھی, کچھ دیر شور شرابہ ہوا, پھر وہ کہانی بھی چپ, ٹائی فش, یہ سب کیا ہوا؟ اور آپ نے خواتین کے لیے کیا کیا جس پہ آپ کو فخر ہو, اور آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آئندہ آپ کیا کر سکیں گی؟ اچھا, ایک تو یہ ہے کہ ویمن ڈیولپمنٹ کا میں سب سے پہلا وزیر رہی ہوں. جی جی. اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ جتنے ویمن امپاورمنٹ کے اوپر کام پنجاب حکومت نے کیا ہے اس کی کوئی مثال نہیں ملتی. اس کے اندر 87 انیشیٹیوز ہیں جو انکریڈیبل انیشیٹیوز ہیں جو پنجاب حکومت نے متعارف کروایا, جس کے اندر دیکھیں پہلے خواتین کو نوکری میں حصہ نہیں ملتا تھا, یہی پنجاب حکومت ہے جس نے 15% کوٹا جو ہے خواتین کے لیے مختص کروایا. جس طرح پنجاب کے اندر جتنے بھی محکمے ہیں, وہ بے شک پی سی ایس کا امتحان ہے یا کلاس 4 سے لے کر ہائر گریڈ تک, ہر جگہ 15% خواتین جو ہے ان کو کوٹا ملتا ہے, اور بقایا 85% میں بھی جو میرٹ پہ آتی ہیں ان کو نوکری ملتی ہے.
इसके अलावा आप लोग देखें कि ये रिक्रूटमेंट कमेटी है, पहले जो अपॉइंटमेंट कमेटी के अंदर ख्वातीन की नुमाइंदगी नहीं होती थी, अब 33% ख्वातीन की नुमाइंदगी उसके अंदर लाजम करार दिया गया है। इसी तरह फेयर रिप्रेजेंटेशन एक्ट जो हमने पास किया उसके अंदर जो सीनियर पोजीशंस, जो डिसीजन मेकिंग इंस्टीट्यूशंस है या टास्क फोर्स है जो पंजाब लेवल का है, वहाँ 33% ख्वातीन की नुमाइंदगी लाजमी करार दिया गया है। ख्वातीन के साथ जो हरासमेंट होता है, हरासमेंट एक्ट पास किया गया। वर्किंग वीमेन हॉस्टल जो है, जो घर से दूर ख्वातीन जाती हैं, जो प्राइवेट जगह पे नहीं रह सकती, हुकूमत जो है 16 डिस्ट्रिक्ट्स में अभी तक वर्किंग वीमेन हॉस्टल बना चुकी है। डे केयर सेंटर्स बन रहे हैं, 100+ डे केयर सेंटर जो है हमने अपने दौरे हुकूमत में बनवाया, जिसके अंदर ख्वातीन जो बच्चे को घर छोड़ के नहीं जा सकती नौकरी पे, उनके लिए डे केयर सेंटर। मंडी बहाउद्दीन के अंदर भी 3 डे केयर सेंटर्स बनवाया। तो लेकिन क्योंकि यहाँ का माहौल नहीं है कि डे केयर सेंटर में बच्चों को छोड़ के जाएं, शायद उस तरीके से मंडी बहाउद्दीन में तो नहीं चल सका, लेकिन बाकी पंजाब के अंदर काफी डिस्ट्रिक्ट से तो मंडी बहाउद्दीन 36 जो डिस्ट्रिक्ट है उनमें सब बेहतर है, तो यहाँ का भी अगर माहौल खराब तो फिर अक्सरियत में लाहौर इस्लामाबाद रावलपिंडी के अलावा तो सबके खराब हो। यहाँ क्योंकि जॉइंट फैमिली सिस्टम है, उसके अंदर ये कि बच्चों को घर छोड़ के औरतें बाहर निकल सकती हैं, ठीक है। तो इसे डे केयर सेंटर का शायद ख्वातीन का रुझान नहीं था, लेकिन ये है कि पूरे पंजाब के अंदर डे केयर सेंटर माशाल्लाह बड़ा कामयाब रहा है। जी जी। इसी तरह जो घरों में काम करने वाली ख्वातीन, उनके लिए डोमेस्टिक वर्कर्स पॉलिसी पास करवाई। इसी तरह जो घरों के अंदर जो करियाने की दुकान डाली हुई है, होम बेस्ड वर्कर्स पॉलिसी पास करवाई है। इसी तरह जो मौलाना फजल रहमान साहब का आप जिक्र कर रहे हैं, वायलेंस अगेंस्ट वीमेन एक्ट वो बाकायदा पास हुआ और उस पर इम्प्लीमेंट हो रहा है, लेकिन उस पे वो फिर उनकी वजह से वो मसला रुक गया था, काफी हद तक दब गया। उनको सिर्फ मीटिंग्स की हद तक रोक दिया गया था, लेकिन आगे उस वक्त वो आपके तादी भी थे। ऐसी कोई बात नहीं, कानून पास हुआ है, उसके ऊपर पॉलिसी बनी है और मुल्तान के अंदर वायलेंस अगेंस्ट वीमेन सेंटर भी बना। और आपको याद होगा कि मुल्तान में एक वाकया हुआ था जिसमें वनी के तहत जो है जी जी रेप का बदला रेप, उसमें मियां शहबाज शरीफ साहब और मैं खुद भी गई थी, वो भी इसी कानून के तहत जो है उनको गिरफ्तार किया और वायलेंस अगेंस्ट वीमेन सेंटर में उनकी देखभाल की गई और उनको हमने इंसाफ दिलवाया। तो क्योंकि पाकिस्तान के अंदर जिस तरह आपने बताया कि ओवरऑल सिस्टम काम नहीं कर रहा, मिसाल के तौर पे मैं अगर पब्लिक के साथ मुखलस हूँ, मुल्क के साथ मुखलस हूँ, मैं काम करना चाहती हूँ, लेकिन बहुत सारी रुकावटें होती हैं। बिल्कुल ऐसा, हमारे यहाँ जो काम करना चाहता है उसको रोकने वाले अपने ही ज्यादा हो जाते हैं। जैसे पीटीआई के हवाले से जैसे 100 डेज का उन्होंने प्लान आप बता रहे हैं कि इंट्रोड्यूस किया है। जी जी। अच्छा, इसके अंदर भी देखें अब रूटीन में, अब जैसे देखें ना, गली भी अगर हम बनवाने के लिए टेंडर करवाते हैं, जितना मतलब सिस्टम स्लो है कि 100 डेज तो एक गली के लिए लग जाता है। ये पाकिस्तान की बात कर रहे हैं ना। तो इसमें मेरा ख्याल है कि पब्लिक को भी तहम्मुल की जरूरत है, और उसके अलावा मैं समझती हूँ कि वोट की ताकत सबसे बड़ी है। अगर हर देखें पाकिस्तान 70 साल से ज्यादा हो गए हैं, तो इसके अंदर ये है कि अवाम के वोट से मुंतखब होते रहे ना वजीर आजम भी और वजीर आला भी। तो इसके अंदर ये है कि अगर सियासतदान कसूरवार हैं तो अवाम भी उतने कसूरवार हैं, और इस सिस्टम के अंदर काम करने वाले ब्यूरोक्रेसी हैं या जो हम कानून साजी करते हैं, हम भी उतने कसूरवार हैं। तो इसके अंदर मेरा ख्याल है कि हम सब नियत करें कि हमने अपनी ज़ाती मफादात को एक तरफ रखते हुए पाकिस्तान के लिए काम करना है, और पब्लिक भी इस तरह के लोगों को चुने जो ईमानदार हैं, करप्शन से पाक हैं, जिन्होंने उकरबा नवाजी नहीं करनी। अगर हम इस नज़रिए से अगर MPMNA को मुंतखब करें तो मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान जो है जिस स्पीड से आगे आज बढ़ रहा है उससे 100% जो है वो आगे बढ़ सकता है। हमीदा वहीदुद्दीन साहब, आपका बहुत ज्यादा शुक्रिया, आप पावर एंड पुअर में आई और आखिर में बहुत मुस्बत बात की। हमीदा वहीदुद्दीन साहबा ने, हमें अपने मुल्क का सोचना चाहिए, अपनी आवाम का सोचना चाहिए, और हमें भी ठीक होना चाहिए। और एक बात मैं हमेशा करता हूँ जो हमीदा वहीदुद्दीन साहबा ने भी की कि आप जमहूर हैं, आपका वोट आपकी मुट्ठी में, आपका वोट आपकी ताकत है। आप अपना वोट उस आदमी को दें जिसके अंदर अहलियत हो, सलाहियत हो, वो असम्बली में जाकर काम कर सके, आपकी आवाज़ उठा सके और पाकिस्तान की अपनी आवाम की तकदीर को बदल सके और हमारे लिए शौर और आगाही का काम कर सके। आपसे आइंदा भी बात होती रहेगी। अब तक के लिए इतनी काफ़ी। पावर एंड पुअर विद राइजुल अफ्कार अली। अल्लाह हाफ़िज़।